नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। इस जीके और जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास विषय को देख रहे हैं और इतिहास विषय में हम लोग इसके पहले धार्मिक आंदोलन को देखे हैं और धार्मिक आंदोलन में विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ करके और उसे हम लोग पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। अब हम देखेंगे मगध के उत्कर्ष को। इस वीडियो में हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मगध के उत्कर्ष को। लोग देख रहे हैं मगध के उत्कर्ष को। मगध के उत्कर्ष में अगर हम लोग देखेंगे तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, वो शक्तिशाली हो गए थे। 16 महाजनपद इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। तो उन 16 महाजनपदों में से जो 4 महाजनपद थे वो क्या हो गए थे कि बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, जिनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये 4 महाजनपद जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे, ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मगध के बारे में। तो मगध पे जिन लोगों का शासन था, उन लोगों ने अपने महत्वाकांक्षा को और आगे बढ़ाते हुए मगध को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। अपने महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए मगध के शासकों ने मगध को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। यानी इन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अब कौन हो गया? तो मगध हो गया। तो मगध को इन लोगों ने ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब मगध राज्य के उत्कर्ष में किन शासकों का हाथ रहा, किन राजवंशों का हाथ रहा, कौन कौन से इम्पोर्टेंट राजवंश रहे, उसको हम लोग देखेंगे जो इसे इतना शक्तिशाली बना दिए। तो मगध राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो मगध के प्रारंभिक राजवंश की अगर बात की जाए तो इसमें बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये 5 वंश हमें देखने को मिलते हैं। ये 5 राजाओं के साम्राज्य देखने को मिलते हैं, जिसने क्या किया कि मगध को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। मगध को इन लोगों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश इन सभी वंश का, जैसे कि बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो अब हम लोग इस वंश को एक एक करके देखते चलेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बृहद्रथ वंश को। कौन सा वंश? तो बृहद्रथ वंश को देखेंगे। बृहद्रथ वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। और इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? तो 600 ईसा पूर्व में मगध राजवंश में बृहद्रथ वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बृहद्रथ वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो गिरिब्रज या फिर राजगृह है। गिरिब्रज या फिर राजगृह है। तो संस्थापक इसके बृहद्रथ 600 ईसा पूर्व में, राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगीर, और इसके पुत्र, बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? जरासंध था। और जरासंध अपने राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। जरासंध अपने राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो जरासंध था। किस वंश का था जरासंध? तो बृहद्रथ वंश का था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो था वो रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। अंतिम शासक रिपुंजय था बृहद्रथ वंश का। और बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी राजा जरासंध था। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे हर्यक वंश को। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की नींव रखी गई। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। इनकी भी राजधानी राजगीर या फिर गिरिब्रज, राजगृह है या फिर गिरिब्रज। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, और इनकी राजधानी भी क्या हो जाएगी? राजगृह या फिर गिरिब्रज इनकी राजधानी हो जाएगी। हर्यक वंश में बिंबिसार का शासनकाल कितने समय तक रहा? तो 52 वर्षों तक।
कितने वर्षों तक रहा? 52 वर्षों तक। बिंबिसार का शासनकाल 52 वर्षों तक रहा। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक है। 544 ईसा पूर्व में उसने हर्यक वंश की नींव रखी और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। और बिंबिसार ने अपने राजकीय वैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा था। राजकीय वैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा था और बिंबिसार का शासनकाल 52 वर्षों का रहा। अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनवाया। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व में राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह शासनकाल इनका 52 वर्षों तक रहा और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को क्या किया कि बुद्ध की सेवा में भेज दिया था। अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भेज दिया था। और हम लोग देखेंगे कि अंग के राजा, कहाँ के राजा? अंग के राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में हराया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। अजातशत्रु को क्या किया? शासक बनाया। कहाँ का शासक बनाया? तो अंग का शासक बनाया। अजातशत्रु कौन था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार को हम लोग देखेंगे कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक कूटनीति का सहारा लिया। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने क्या किया कि वैवाहिक कूटनीति का सहारा लिया और इस क्रम में इसने विवाह किए किससे? तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से शादी की। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से शादी कर ली। किसने शादी कर ली? तो बिंबिसार ने। आगे देखेंगे वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलना से भी विवाह किया। वैशाली के राजा उनकी पुत्री चेलना से भी विवाह किया। उसके आगे हम लोग देखेंगे भद्र यानी पंजाब क्षेत्र, भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। तो इस तरह से वैवाहिक कूटनीति के द्वारा बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब आगे हम लोग अजातशत्रु को देखते हैं। हर्यक वंश में ही अब बिंबिसार के बाद से हम लोग अजातशत्रु को देखते हैं। तो अजातशत्रु जो था वो अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया। अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर आक्रमण किया और उसके बाद से उसने क्या कर लिया? विजय हासिल कर लिया अजातशत्रु ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति किसने आयोजित करवाई थी? तो अजातशत्रु ने आयोजित करवाई थी। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम जो है वो कुलिक है और इसने 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया और इसका उपनाम जो है वो क्या है? कुलिक है। और इसे पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि 493 ईसा पूर्व में इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। प्रारंभ में अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपने अंतिम समय में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में चल करके वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र उदयीन ने इसकी हत्या कर दी और मगध के साम्राज्य पर बैठ गया। मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो अजातशत्रु का जो पुत्र था वो उदयीन था और उदयीन ने क्या किया कि अजातशत्रु की 461 ईसा पूर्व में हत्या कर और मगध के साम्राज्य पर बैठ गया। इसके आगे एक सवाल पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो वर्षकार को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आगे अब हम लोग उदयीन को देखेंगे। हर्यक वंश में अब हम लोग देखेंगे उदयीन को। तो अजातशत्रु का पुत्र उदयीन था। तो हम लोग ये देखेंगे कि उदयीन ने अपनी राजधानी गिरिब्रज से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी।
उदयन ने अपनी राजधानी गिरिब्रज से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी और इसने पाटलीग्राम बसाया। क्या बसाया? पाटलीग्राम बसाया। पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। और उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने अपनी राजधानी बदली और पाटलिपुत्र अपनी राजधानी लेकर के गया, पाटलीग्राम बसाया। तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया या फिर पटना को किसने बसाया, पाटलीग्राम को किसने बसाया। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि उदयन ने बसाया। कौन अपनी राजधानी गिरिब्रज से पाटलिपुत्र लेकर के गया? तो उदयन गिरिब्रज से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को लेकर के गया। उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। अब उदयन के बाद हम लोग देखेंगे नागदशक को। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और उदयन के अमात्य थे, यानी कि उदयन के मंत्री जिसका नाम था शिशुनाग, जिसका नाम क्या था? शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में नागदशक को अपदस्थ कर दिया, यानी उसके पद से हटा दिया, अपदस्थ कर दिया और स्वयं मगध का शासक बन बैठा। तो उदयन का जो अमात्य यानी कि उसका जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम शिशुनाग था, उसने 412 ईस्वी में क्या किया कि नागदशक को उसके पद से हटा दिया और स्वयं मगध का शासक बन बैठा। तो इस तरह से हर्यक राजवंश समाप्त हुआ और आगे शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश की क्या होगी? स्थापना होगी। तो अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश को। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश को। तो शिशुनाग वंश में देखेंगे, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। शिशुनाग अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ लेकर के गया? वैशाली लेकर के गया। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद जो थे वो शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हो गए थे। तो उसमें मगध, अवंती, वत्स और कौशल था। तो शिशुनाग ने, जो कि मगध का शासक था, उसने अवंती, वत्स और कौशल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अवंती, वत्स और कौशल को अपने मगध साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर के गया और उसके बाद उसने कौशल, वत्स और वैशाली और अवंती को क्या किया? मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था वो कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। तो शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया। वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र किसने लेकर के आया? तो कालाशोक ने। यानी कि किसने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र लेकर के आया? तो वो था कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसने करवाया था? तो कालाशोक ने करवाया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक ने करवाया था। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे नंदीवर्धन को। नंदीवर्धन जो था वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन था वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। और महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया और नंद वंश की स्थापना की। अब शिशुनाग वंश का अंत किसने किया? तो महापद्मनंद ने किया और उसने नंद वंश की क्या की? स्थापना की। तो इसके आगे अब हम लोग नंद वंश को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे नंद वंश को। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कि महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। इसके शासनकाल में इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, कलिंग, सुरसेन, अश्मक इत्यादि सब इसके साम्राज्य का हिस्सा थे। नंद वंश में महापद्मनंद की अगर बात करें तो इक्ष्वाकु वंश, पांचाल, कौरव, कलिंग, सुरसेन, अश्मक इत्यादि सब इसके साम्राज्य के क्या थे? हिस्सा थे। इसका साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा था।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि महापद्मनंद का जो उत्तराधिकारी था वो घनानंद था। महापद्मनंद का उत्तराधिकारी कौन था? घनानंद था। और घनानंद जो था वो अंतिम शासक भी था, इसका शासनकाल ज़्यादा चला नहीं नंद वंश का। तो महापद्मनंद के बाद से उसका उत्तराधिकारी जो था वो घनानंद था, और घनानंद अंतिम शासक था और ये सिकंदर के समकालीन था। घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था और वो नंद वंश का अंतिम शासक भी था। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जब सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। सिकंदर ने जब पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया तो उसके आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ कि चारों तरफ मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरी तरफ ये जो घनानंद है, घनानंद बहुत ही अत्याचारी शासक था। तो इसके अत्याचार से वहाँ की जनता भी शोषित हो रही थी, वो सबका शोषण करता था। तो इसका फायदा उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया और घनानंद को पद से हटा करके क्या किया कि स्वयं वहाँ का राजा बन बैठा। तो इसके आगे हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश को हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे। मौर्य वंश को और विस्तार में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके आगे हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह से मगध के उत्कर्ष को हम लोग देखें, और मौर्य वंश मगध के उत्कर्ष का ही हिस्सा है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको देख करके कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।